दोस्तों, आज हमारे साथ सौभाग्य से आशुतोष जी हैं, पहली बार नई परख के मंच पर। उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वो देश के विख्यात राजनीतिक समीक्षक, पत्रकार और विभिन्न विषयों पर विद्वत्तापूर्ण लेखन करने वाली हस्ती हैं। हम लोग अखबारों में, हिंदी में, अंग्रेजी में सब जगह उन्हें पाते हैं। देश और समाज की समस्याओं को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। आज आशुतोष जी से हम पूछेंगे, देश का जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके भीतर क्या घटित हो रहा है और उसके जरिए जो विपक्ष की राजनीति है, कांग्रेस आलाकमान उसको किस तरह संसाधित करना चाहता है और अपनी समस्याओं को किस तरीके से उनसे किस तरीके से निपटना चाहता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग आमतौर पर नरेंद्र मोदी, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्हीं बातों पर ज्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में मेरे ख्याल से सोच का टोटा भी है और उसकी कोई थियरी भी हमारे पास नहीं है कि कैसे हम एक विपक्षी पार्टी से, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें दुगनी कर ली थी और जिसके नेता राहुल गांधी की जो निजी छवि है, वो मेरा ख्याल ये है कि अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो उसमें निरंतर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो आशुतोष जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपने जी 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 हाँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग बार बार नई परख के मंच पर मिलेंगे। जी, देखिए, जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तब उसकी स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है उस वक्त भी उसकी स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस ने केरल में एक चुनाव जीता और केरल में मुख्यमंत्री तय करने के नाम पर उसको पसीने आ गए, उसका आला कमान हांफने लगा मुख्यमंत्री तय करने के नाम पर। अभी कर्नाटक में जब उसने चुनाव जीता था तब भी मुख्यमंत्री बनाने में उसे बहुत परेशानी आई थी और आज तक वो परेशानी जारी है। अभी भी वो उसी जद्दोजहद में है कि डी के शिव कुमार को, सिद्धरमैया को हटा के डी के शिव कुमार को बैठाया जाए या न बैठाया जाए। इसी तरह आपको याद होगा कि 2019 से पहले जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए थे, तब तो जो कुछ कांग्रेस के आला कमान में हुआ था मुख्यमंत्री तय करने के नाम पर, उसे मैं एक स्कैंडल ही मानता हूं और उसका प्रभाव कांग्रेस के भविष्य पे बहुत ही संगीन किस्म का पड़ा। उन्होंने जो मुख्यमंत्री तय किए तो लोकसभा में कांग्रेस को नहीं जिता पाए। राहुल गांधी ने उसने कहा इस्तीफा दे दो, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और फिर अब उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो यह है कि कांग्रेस का आला कमान अपनी चुनाव जीतने पे भी पसोपेश में रहता है और हारने पे तो रहता ही है दिक्कत में। तो ये सब जो स्थिति है, इस स्थिति का कांग्रेस कैसे निस्तार करेगी? क्योंकि न केवल जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी तभी तो वो मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय विपक्ष की एकता की जो गुरुतर जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस को निभानी पड़ेगी। पिछली बार जो कुछ भी 2024 से पहले एकता हुई थी, उसमें कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट भूमिका थी। नीतीश कुमार को कांग्रेस आला कमान ने ही कहा था कि आप जाइए, आप सब नेताओं से मिलिए और इंडिया गठबंधन बनाइए। वो बात एक सीमा तक चली, उसके बाद वो भरभंड हो गई, वो तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार उस प्रक्रिया की शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। आशुतोष जी, देखिए अभय जी, इसके दो दो पहलू हैं। पहला पहलू तो इस बात को लेकर है, व्यवहारिक पहलू है। हाँ, व्यवहारिक पहलू क्या है? व्यवहारिक पहलू बहुत स्पष्ट है कि क्या आज कांग्रेस पार्टी के आलाकमान उसी तरीके से मजबूत है जैसे भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान मजबूत है, या जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में आलाकमान मजबूत हुआ करता था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आलाकमान मजबूत हुआ करता था। वो जी, वक्त था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी चुनाव कांग्रेस को जिता सकते थे, सरकारें बना सकते थे और विपक्ष को पटकनी दे सकते थे। तो जब आप चुनाव जिताने की स्थिति में होते हैं तब अलग तरीके से आलाकमान व्यवहार करता है। जब आप चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, तब आप अलग तरीके से व्यवहार होता है। तो आज नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो राजस्थान के अंदर किसी भरतलाल शर्मा को, वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। राहुल गांधी ये काम नहीं कर सकते और राहुल गांधी आने वाले कई सालों तक इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ताकत वो नहीं है। एक तो पहला पहलू उसका व्यवहारिक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि लगता है हमारे देश के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है कि अगर कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर हम उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अगर हम कोई फैसला करने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरीके का एक अधिनायकवादी माहौल इस देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक अथॉरिटेरियन जो जो सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें एक आदमी जो तय कर देता है फिर वही तय होता है और अंत में उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर और साथ ही साथ केरल दोनों इस बात के उदाहरण हैं। मैं इस बात को बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के कमजोर होने का प्रतीक है, लेकिन दोनों ही राज्यों के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए लीडरशिप को चुना गया है।
सतीशन को लेके 3 उम्मीदवार थे, उनके बीच में एक सहमति बनाने की कोशिश की गई और अंत में सतीशन को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो किसी भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए था। आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब ये सवाल खड़ा हुआ अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो मोरारजी देसाई ने अपनी दावेदारी की, और जब मोरारजी देसाई ने दावेदारी की तो बाकायदा उसके लिए वोट पड़े, और वोट पड़ने के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई कि जब इंदिरा गांधी खड़ी हुई और मोरारजी देसाई ने फिर अपना दावा पेश किया, जब फिर दावा पेश किया, फिर वो चुनाव हार गए। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे यहाँ चूंकि आला कमान कल्चर और राजनीतिक पार्टियों के अंदर वो जो डेमोक्रेसी का जो की जो आत्मा होनी चाहिए वो धीरे धीरे चूंकि सूखती हुई चली गई है। इसलिए जब भी इस तरीके की कोई प्रक्रिया होती है, हम ये सवाल खड़ा करते हैं, आला कमान बहुत कमजोर है। देखिए, यहाँ तो क्योस है। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? कॉन्वर्सेशन। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डिबेट, डिस्कशन। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? कंसल्टेशन। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? फैक्शनलिज्म। यही तो डेमोक्रेसी है भाई। अलग अलग फैक्शंस हैं और इसीलिए उनके बीच में एक आम सहमति बना के फैसले किए जाते हैं। उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर भी देखिए, मुझे नहीं लगता कर्नाटक के अंदर कोई बड़ा संकट है। जो जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में पिछले 1 साल से लगातार ये सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ठीक है, अब आप लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तब आप मुख्यमंत्री पहली बार बने थे जब आप जनता दल सेकुलर से लौट कर आए थे। लौट कर नहीं, जब आप जनता दल सेकुलर से आए थे, आप कांग्रेस पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं थे। आप दरअसल समाजवादी थे। आप कांग्रेस खिलाफ कर्नाटक के अंदर पॉलिटिक्स करते थे। आपने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि आप एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, सामाजिक आधार है, और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उनको वो अधिकार दिया, तब 5 साल मुख्यमंत्री बने, दोबारा भी उनको वो आधार दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसको दोनों संदर्भों में देखने की कोशिश करनी चाहिए। यस, कांग्रेस आलाकमान आज उस स्थिति में नहीं है कि अपने विचारों को या अपनी बातों को थोप सके, लेकिन अगर कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कंसेंसस बना के फैसला होता है तो हमें उसको एक दूसरी नजर से भी देखना चाहिए। अन्यथा इस देश के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहां सिर्फ एक आदमी की चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती है। और इसी वजह से भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों का जो स्वरूप है, जो एक वाइब्रेंट एनर्जेटिक डेमोक्रेसी का होना चाहिए, वो सूखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वहां स्पष्ट तौर पर सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक बहुत मजबूत डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन सिस्टम मौजूद है। तो आपको लगता है कि इसको कमजोरी तो है, लेकिन सिर्फ कमजोरी की दृष्टि से इसे ना देखा जाए। मतलब कमजोरी के बावजूद इसके अंदर एक लोकतांत्रिक तत्व है, एक ऐसा लोकतांत्रिक तत्व है जो कि आमतौर पर भारत की राजनीति में, पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों में ये बिल्कुल स्थिति नहीं है। एक ही व्यक्ति सब कुछ तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी 2 व्यक्ति मिलकर ही सारा काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर वो आंतरिक तत्व दिखाई पड़ रहा है। और आपने उसके अच्छे उदाहरण भी दिए, और उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है जो जिस तरह से कांग्रेस का पिछले अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। किस पार्टी में इस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होता है? किसी तरह चुनाव अध्यक्ष का जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ और शशि थरूर के मुकाबले उन्होंने चुनाव लड़ा, वो बाकायदा एक स्थापित प्रक्रिया थी। और उसके अंदर दोष निकालना आसान है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया भी ना भाजपा में अपनाई जाती है, ना कहीं अपनाई जाती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू हम देखते हैं कांग्रेस की राजनीति का, वो ये है कि कांग्रेस को न केवल अपने आप को मजबूत करना है, बल्कि कांग्रेस को सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बड़ा गठजोड़ भी तैयार करना है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकती, और उसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी एक गठजोड़ निकालना है। उसे दूसरी ऐसी ताकतें जो क्षेत्रीय नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं, उनमें और क्षेत्रीय शक्तियों के अंदर जो अंतर्विरोध हैं, विरोधाभास हैं, उनको भी किसी तरीके से उसमें से एक रास्ता निकालना है। तो ये कठिन और जटिल काम है। इस जटिल काम को पिछली बार इंडिया गठबंधन के रूप में कांग्रेस ने करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कहा कि ममता बनर्जी और कुछ दूसरे नेताओं ने मिलकर उसको काम को ठीक से नहीं होने दिया। अभी ममता बनर्जी ने एक फेसबुक लाइव में बोलते हुए एक अपील कर दी कि भाई जून के महीने में इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुला ली जाए। अच्छा, जाहिर है कि उनकी बात पे अभी तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, किसी ने कोई कान भी नहीं दिया है। और मौजूदा स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस बैठक बुलाएगी तो ही बैठक होगी, वरना कोई बैठक बुलाने की न किसी की हैसियत बची है, न कोई स्थिति है। दूसरी तरफ कांग्रेस धीरे धीरे जिन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में जुड़ी हुई थी, जैसे कि डीएमके, उनसे अपने आप को अलग भी करते हुए दिखाई पड़ रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल से उसके बीच में दूरी है। आज डीएमके और उसके बीच में दूरी ही नहीं, एक तरह की तलखी भी है। और अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो पूनिया वगैरह वो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पहुंच गए और मायावती ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया।
और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मायावती तो सब काम अमित शाह के आदेश पे करती हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचे, मायावती ने अमित शाह को फोन किया, अमित शाह ने कहा भगा दो उनको, उन्होंने भगा दिया। अमित शाह कहते नहीं, बात कर लो, समझौता कर लो, तो वो समझौता कर लेती। जो भी हो, ये सब कयास की बातें हैं, लेकिन ऐसा होता है, हम जानते हैं। हम और आप राजनीति में इतने तजुर्बेकार हो चुके हैं, हम जानते हैं इस तरीके से मायावती अमित शाह की कठपुतली बन चुकी हैं। अमित शाह जिस तरह नचाते हैं, उस तरीके से वो नाच रही हैं। अब हम तो ये मानते थे, और कुछ दिन पहले तक सभी लोग ये मानते थे कि भाई कांग्रेस हर हालत में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करेगी। लोकसभा चुनाव में उस गठजोड़ के बहुत अच्छे परिणाम देखने को भी मिले, और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इसकी तस्दीक भी की जाती रही। अच्छा, अब स्थिति कुछ ऐसी बदलती हुई लग रही है जैसे कि शायद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ का विकल्प ढूंढ रही है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? वो आरजेडी से गठजोड़ का विकल्प बिहार में ढूंढ रही है। क्या लगा देता हूं मैं इसमें। उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ का विकल्प ढूंढ रही है। तमिलनाडु में उसने गठजोड़ का विकल्प तलाश लिया है। ममता बनर्जी के साथ तो कोई गठजोड़ था ही नहीं, शायद भविष्य में गठजोड़ हो। तो ये स्थिति जो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के संदर्भ में कांग्रेस ने जो नया रास्ता अख्तियार किया है, इसको हम लोग कैसे डिकोड करें, इसकी क्या संभावना? देखिए अभय जी, ये बहुत ही कांग्रेस के लिए वाकई में बहुत जटिल प्रश्न है। जटिल प्रश्न इसलिए है क्योंकि जब विपक्ष के अंदर अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां होती तो उनके अंदर उनके साथ गठबंधन करना ज्यादा आसान होता। मैं थोड़ी सी विरोधाभासी बातें कर रहा हूं। अगर आप देखें, आजादी के फौरन बाद 1963 के आसपास, जब दीनदयाल उपाध्याय और क्या कहते हैं, लोहिया जी और कृपलानी, ये तीनों अलग अलग स्टैंड से निकले हुए लोग थे और एक साथ पहली बार एंटी कांग्रेसिज्म का एक नारा बुलंद करते हैं। 1967 में वो काफी हद तक वो कामयाब हो जाते हैं उसमें। तो एक तरफ कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ समाजवादी थे, तीसरी तरफ दक्षिणपंथी थे और कांग्रेस के खिलाफ बोले एकजुट थे। तीनों का अपना अलग अलग जनाधार था, अपनी अलग अलग विचारधारा थी और तीनों को एक दूसरे से कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता था। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, वो इसलिए कमजोर हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के से निकलकर या कांग्रेस पार्टी जैसी विचारधारा वाले लोग ही के साथ ही उसको गठबंधन करना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव है या बिहार के अंदर जो आरजेडी है, इनकी विचारधारा में कांग्रेस की विचारधारा में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। वो अब तो बल्कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात की, जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लगभग एक जैसी विचारधारा हो गई है। वो पीडीए और कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ एक ही बात है। एक ही बात है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर वहां अगर कांग्रेस पार्टी को उभरना होगा तो उसको दरअसल समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर ही डाका डालना होगा या उसको ही कमजोर करना पड़ेगा। यही हाल बिहार के अंदर भी है और यही हाल आप बंगाल के अंदर भी देख सकते हैं। हालांकि वहां कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है, बट क्या वहां की ममता बनर्जी में कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके कोई फर्क है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए, और या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अगर आप ले लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, कोई फर्क है? बिल्कुल कोई फर्क वहां पे नहीं है। और इन सब जगहों पे जो क्षेत्रीय पार्टियां उपजी हैं वो कांग्रेस से टूट कर उपजी हैं या कांग्रेस जैसी विचारधारा से अलग होके उपजी हैं। अब अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है तो उनकी शर्त पर ही होगा। इसलिए विपक्षी दलों के अंदर एक दूसरे के प्रति आशंका होना या एक दूसरे को संदेह की नजर से देखना, यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल यह है वो ये कि अगर आज विपक्ष इस बात को नहीं समझेगा, विपक्ष माने कांग्रेस समेत सारे विपक्ष को, कि अगर वो एकजुट नहीं हुआ तो 2029 तक आधे जेल के अंदर होंगे नेता और आधी पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति वो हो जाएगी कि भतीजा अजीत पवार शरद पवार के नीचे से पार्टी निकाल के ले जाएगा, बचेगा कोई नहीं। अभी तक जो ये मिथ बनाने की कोशिश की गई कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होता है वहां वहां कांग्रेस पार्टी उससे नहीं लड़ सकती थी, और इस बात को कहकर सारे विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियां बहुत इतराया करती थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार, सब इतराया करते थे वहां पे। अरे देखिए हम तो जीत जाते लेकिन ये नहीं जीत पाते, ये तो बार बार हारते हैं। अब 2024 के बाद जो एक गुणात्मक परिवर्तन भारत की राजनीति में आया है वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों भी अब भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में मुकाबला नहीं कर पा रही। जिस तरीके से आरजेडी पूरी तरीके से धूल धूसरित हुई है बिहार के अंदर, वहां से शुरुआत होती है। बल्कि उसके पहले अगर हम जाएं तो 2024 के बाद
अगर आप देखें तो केजरीवाल, जिनका किला अभेद्य माना जाता था, 67 और 62 सीट लेके एक पार्टी आई थी, पंजाब के अंदर 92 सीट लेके पार्टी आई थी, उसको जिस तरीके से चक्रव्यूह में घेर कर वध किया गया या उस पार्टी को हराया गया, वो अपने आप में एक क्लासिक केस है स्टडी करने के लिए, कैसे आप विपक्षी पार्टियों को उनके क्षेत्र में घेर के या उनके किले को भेद कर क्या हरा सकते हैं। ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से किया गया वो भी अपने आप में क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ममता भी हारी और अपना विधानसभा का चुनाव हार गई। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, लगातार दूसरी बार केजरीवाल अपना विधानसभा का चुनाव हार गए पहली बार। स्टालिन जो क्षेत्रीय पार्टियों के या क्षेत्रीय विपक्षी दलों के एक बड़े नेता माने जाते थे, सुरमा माने जाते थे, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में खेत रहे। तो केजरीवाल, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, उद्धव ठाकरे आज कहाँ है सब जानते हैं, उनसे बड़ा कद आज की तारीख में शिंदे का हो चुका है। शरद पवार की क्या स्थिति सब जानते हैं, अजीत पवार पूरी पार्टी लेके निकल गए, उनके कुछ कर नहीं पाए। तो ये मिथ खत्म हो गया है। अब अगर ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू किया तो अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन और केजरीवाल, एम के स्टालिन तो फिर भी छोड़ दी क्योंकि द्रविड़ पॉलिटिक्स आते हैं, इनका कोई भविष्य 2029 के बाद मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए यह बात गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि इनकी कोई वैचारिक सोच नहीं है, केजरीवाल की कोई वैचारिक सोच नहीं, ममता की कोई वैचारिक सोच नहीं। और भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है, और विचारधारा वाली पार्टी से एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी ही लड़ सकती है। क्यों? क्योंकि विचारधारा का एक किलर इंस्टिंक्ट होती है, विचारधारा का एक यूटोपिया होता है, विचारधारा एक सपने की तलाश होती है। तो और वो सपने की जो तलाश होती है, वो जो यूटोपिया होता है, वो उनके काडर को, उनकी कार्यकर्ताओं को, उनके साथ काम करने वाले लोगों को एक अतिरिक्त ऊर्जा देता है। और उस ऊर्जा के वशीभूत होकर वो तमाम वो गलत सलत काम भी करते हैं जिसको वो धर्मयुद्ध के नाम पे जस्टिफाई करते हैं। अब मैं जैसे गोलवलकर के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो गोलवलकर एक जगह कहते हैं कि जो उनके लिए अर्जुन एक आदर्श पुरुष थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर वो सलाहियत थी कि वो अपने गुरुओं को प्रणाम भी करते थे और उनकी हत्या भी करते थे। ये जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि बीजेपी नाम की चीज क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, तब तक ममता बनर्जी की विचारधारा क्या, कुछ नहीं। क्या उनका कार्डर किसी यूटोपिया को चेस कर रहा है? क्या केजरीवाल का कार्डर किसी यूटोपिया को चेस कर रहा है? क्या उद्धव ठाकरे का कार्डर या शरद पवार का कार्डर किसी यूटोपिया को चेस कर रहा है? वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों एक अच्छा काम करने की कोशिश की है, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है, कि हिंदुत्व को का सामना कैसे किया जाए, इस विचारधारा का सामना कैसे किया जाए, उसको लेके जो संभ्रम की स्थिति थी उसको उन्होंने दूर कर दिया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि देखिए मोदी तो ठीक है, लेकिन जब तक आप आरएसएस की विचारधारा पर को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक आप जो है बीजेपी को नहीं हरा सकते। और मैं इस बारे में उनकी इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। इसलिए उसके बरक्स उन्होंने एक पैरेलल एडिफिस क्रिएट करने की कोशिश की है जो सेकुलरिज्म पे है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कम से कम सेकुलरिज्म पे स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वो सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन करते हैं जहां वो दलितों को साथ लाने की कोशिश कर, दलित एसेशन की बात करते हैं। तीसरा, जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं तब वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस का एक फैब्रिक उन्होंने तैयार किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फैब्रिक जो है वो सही है या गलत, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कम से कम राहुल गांधी एक वैचारिक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि लंबे समय तक सत्ता में रही है, इसलिए वो एक सत्ताधारी पार्टी की तरीके से अभी भी बिहेव करती रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका जो है वो अभी भी राहुल गांधी की राय से सहमत है। उसको लगता है कि बाय डिफॉल्ट तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, आखिर बीजेपी कब तक जीतेगी। ये जो लाइन है ये चलने वाली लाइन नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है, जो राजनीति है, उसमें एक तत्व तो बहुत स्ट्रांग है। वो 25 साल तक एक पार्टी को एक तरीके से डोमिनेंस देती है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी तकरीबन 1989 तक उसका डोमिनेंस रहा, वहां से उस पर टूटन शुरू होती है। और अब कोई ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी 29 में हार जाए तो वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, उसकी जो मौजूदगी वो खत्म हो जाएगी, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो और असली लड़ाई तो तब होगी जिस तरीके का हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा कर दिया गया है, वो तब होगा जब आप उस भावना के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर इस देश को कन्विंस करेंगे कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने से देश बचने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर राष्ट्रीय सोच का जबरदस्त तरीके से अभाव है। वो अपनी अपनी कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं, और जब मैं ये कहता हूं तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन
इनकी तुलना जब आप राम मनोहर लोहिया से करते हैं, जेबी कृपलानी से करते हैं, या उस वक्त के जो आरएसएस के लोगों से करते हैं, या कम्युनिस्टों से करते हैं, वो तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी उस वक्त के हालात में, लेकिन उन सब की एक राष्ट्रीय सोच थी, एक नेशनल अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी एक स्पष्ट फॉरेन पॉलिसी भी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी थी, और वो उसके तहत देश को उनके पास देश का एक ब्लूप्रिंट था, चाहे सोशलिस्टों के बारे में बात कर लीजिए, चाहे संघियों के बारे में बात कर लीजिए, चाहे कम्युनिस्टों के बारे में। लेकिन ममता बनर्जी से आप पूछिए कि आपकी राष्ट्र की सोच क्या है, उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। अखिलेश यादव के पास इसका जवाब नहीं होगा। उनकी दौड़ सिर्फ लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक है, इसलिए ये लड़ नहीं सकते। और अगर अपनी इस कमजोरी का उनको एहसास होगा और वो कांग्रेस के साथ मिलकर अगर गठबंधन करेंगे और एकजुट रहेंगे, तब तो लड़ पाएंगे, नहीं तो अंत में बचेगी एक ही पार्टी, वो है कांग्रेस, और लड़ाई होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। देखिए, आपके इस विश्लेषण से असहमत होना मुश्किल है। मैं मोटे तौर पे आपने जो बातें कही बिल्कुल से सहमत हूं, बिल्कुल। अब यहाँ दिक्कत यह है कि अखिलेश क्या चाहते हैं, इस पर फिर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अंदर ही अखिलेश के साथ गठजोड़ किया जाए या न किया जाए, इसको लेकर दुचित्तापन है। मतलब दो तरह की बातें कांग्रेस के अंदर भीतर हैं, जो कि पहले नहीं थी, बिहार के चुनाव से पहले नहीं थी। बिहार के चुनाव से पहले लग रहा था कि ये मामला बिल्कुल साफ है। अखिलेश ने भी अपनी पार्टी के लोगों को ये आदेश दिया था कि भाई आप ये जो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सब बातें करना बंद कर दीजिए, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, ये आपका काम नहीं है इस तरह का स्पेकुलेशन करना या इस तरह की कयासबाजी करना। ये बाकायदा निर्देश जारी किया गया था समाजवादी पार्टी में, और कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह के वक्तव्य आते थे, जिससे लगता था कि इन दोनों में गठजोड़ तो केवल तय है, बस केवल उसकी शक्ल सूरत, व्यवहारिक शक्ल सूरत जो चुनाव से पहले तय होती है, बस वो होगा। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ये एक तरह की दो बातें पैदा हो गई हैं, जो दो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, टकराती हैं। मतलब तो ये यहाँ ही पे आला कमान का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। यहाँ ये लोकतंत्र वाला प्रश्न नहीं है, ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र वाला प्रश्न नहीं है, ये तो पार्टी की रीति नीति वाला सवाल है, जिसको तय करने की जिम्मेदारी आला कमान की है। अगर आला कमान ही नहीं तय कर, ये भी नहीं तय करेगा, तो कैसे काम चलेगा? जी नहीं, देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मुझे लगता है कि एक जीवंत पार्टी में विचारधारा को लेकर संघर्ष तो होना चाहिए। मतलब दो विचार हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि क्या उनको मायावती के साथ जाना है या नहीं जाना है, या उनको विचारधारा नहीं, रणनीति का सवाल है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी, रणनीति की बात ही मान तो आप तो खैर, आपका तो कम्युनिज्म से अच्छा खासा संपर्क रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर भी रणनीति को लेकर मतभेद होते रहे हैं। कभी कभी विचारधारा को लेकर गहरे मतभेद होते हैं, कभी कभी रणनीति को लेकर गहरे मतभेद होते हैं। तो ये कोई नई समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए उसमें इस तरीके की रणनीति को लेकर भी फैक्शंस हो सकते हैं। और कांग्रेस का एक तबका लंबे समय से इस बात को मानता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है, उसी तरीके से अगर दलितों का एक बड़ा तबका उनकी तरफ आने के बारे में सोचे, तो कांग्रेस को इसको बड़ा फायदा हो सकता है। उसके अंदर इस बात को लेके एक चिंतन है और चिंता भी है कि राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, ये सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है, ये जो पिछड़ी जातियां हैं, जो काफी लंबे समय से या अपने स्वभाव में ही वो कांग्रेस विरोधी रही हैं, उनको साथ लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। चाहे वो राम मनोहर लोहिया के जमाने से देखे, चरण सिंह के जमाने से देखे, या देवीलाल के जमाने से देखे, वो हमेशा कांग्रेस से टकराती हुई दिखाई पड़ी पिछड़ी जातियां। और कांग्रेस का जो स्वाभाविक वोट बैंक था वो मुस्लिम, अपर कास्ट और दलित ही था। तो ये एक सोच उनके अंदर है, और मैं इसके लिए उनको जिम्मेदार भी नहीं ठहराती हूँ। यहाँ तक कि आपको याद होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 5 मार्च 1950 को उन्होंने जो है केजी मसरूवाला को चिट्ठी लिखी थी। और ये वो वक्त था जब अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति को रख दिया गया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि बहुत से कांग्रेसी सांप्रदायिक हो गए हैं। ये एक सवाल कांग्रेस के अंदर लंबे समय तक था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हैंडल कर पा रहे थे। उनको कहना था कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 25 साल मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की है, लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ। और उसमें वो साफ तौर पर जो है वो पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम लेते हैं, और उसके बाद वो गोविंद बल्लभ पंत को भी इशारों में बात करते हैं। तो एक जीवित पार्टी में विचारधारा को लेकर, रणनीति को लेकर इस तरीके का द्वंद्व संभव है। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में बहुत कमजोर है, तब क्या वो इस तरीके की फैक्शनलिज्म को अफोर्ड कर सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती। ये यहाँ पर जब मैं आता हूं,
तो मुझे लगता है कि भले ही इन दो लोगों ने कोशिश की हो, लेकिन अंततः कांग्रेस पार्टी वो अखिलेश यादव के साथ ही जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इस बात को लेकर ना तो राहुल गांधी में कोई कंफ्यूजन है, ना अखिलेश यादव के अंदर कंफ्यूजन है। और अखिलेश यादव को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो अकेले जाने की कोशिश करेंगे तो वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में अखिलेश यादव की पार्टी 32% वोट पर टिकी हुई है, लेकिन उस 32% में जब तक कांग्रेस का 9% नहीं जुड़ता है या मुसलमानों के एक बड़ा तबका आके उसके साथ नहीं जुड़ता है, और सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन की वजह से जो गैर जाटव जातियां हैं जब तक वो नहीं जुड़ती हैं, तब तक अखिलेश यादव के लिए 42% का आंकड़ा छूना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और जब तक वो 42% के आसपास वोट नहीं पा पाएंगे, तब तक उनके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो योगी आदित्यनाथ को हराना एक असंभव सी प्रक्रिया होगी। तो इसलिए दो और अगर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश इसलिए इस बार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर साथ नहीं आए तो दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जैसे कि आज मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, मैं सहमत हूँ इस बात से। वो जो कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। अब इसमें एक, हम चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, एक चीज जो है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन जो जमीन पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में बार बार उसकी प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, भाजपा को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, चाहते हैं कि वहां पे योगी सरकार हट जाए, वो है ब्राह्मण वोट का सवाल। वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसको ठीक से न समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उसको ठीक से निपट नहीं पाए उससे। ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं वोट बैंक नहीं कह रहा हूं, जेबी वोट, जेब में पड़ा हुआ है। लेकिन उसके अंदर खास तरह से एक असंतोष भी है। वो असंतोष भाजपा के अंदर भी दिखाई पड़ता है हमें, और सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की जो शैली है सरकार चलाने की, और उन्होंने राजपूत जाति को जो एक खास तरह से महत्व दिया है, उसके अंदर उसकी वजह से ये सारी बातें हैं। ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा भाजपा के शासनकाल में सताया हुआ महसूस करते हैं, और जब कांग्रेस अखिलेश के साथ जुड़ती है तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पे उम्मीदवार, मान लीजिए कांग्रेस ने ब्राह्मण उतारा है, मजबूत उम्मीदवार है, तो वहां भाजपा की झोली से ब्राह्मण वोट टूट के इधर आ भी सकता है, आया भी, उसके प्रमाण भी उपलब्ध है। तो ये जो ब्राह्मण वोट है, इसका अखिलेश और कांग्रेस को, वो अखिलेश कांग्रेस को अंततः मिल जाएंगे, लेकिन ये ब्राह्मण वोट का क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को और अखिलेश यादव को इस ब्राह्मण वोट की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, संघ की विचारधारा से, हिंदुत्व से, मोदी सरकार से बहुत नाराज हो सकता है, लेकिन ये जाएगा कहीं नहीं। क्योंकि वो ये उनकी जेब में पड़ा रहेगा। हाँ, अब देखिए, नाराजगी आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भी बड़ी इसी तरीके की बातें की जा रही थी। लोग 2024 के चुनाव के समय कही जा रही, देखिए छत्री बहुत नाराज हो गया है क्योंकि जो जिस तरीके की बयानबाजी गुजरात के अंदर की गई छत्रियों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, गया कहाँ? सीएसडीएस का सर्वे तो साफ तौर पे कहता है कि कम से कम 82 से 83% ब्राह्मण, 88% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर उसने बीजेपी को वोट दिया है, 86% क्षत्रियों ने, राजपूतों ने वोट दिया है, और 82% के आसपास जो है वो बनियों ने वोट दिया है, वैश्यों ने वोट दिया है। तो ये देखिए, जब हम इस पूरे संकट को, जब इस पूरी राजनीतिक विश्लेषक को, जब अगर हम एक सिविलाइजेशनल टर्म्स में देखेंगे, तब हमको समझ में आता है ये बात कि दरअसल जिस दिन से मंडल कमीशन लागू हुआ, उस दिन से इन अपर कास्ट या सवर्ण जातियों के दिमाग में बात स्पष्ट हो गई है कि अब उनका सदियों पुराना वर्चस्व खत्म होने के कगार पर आ गया है। और हिंदुत्व कहीं ना कहीं उनको वो ऑक्सीजन और खाद प्रदान कर रहा, पानी और खाद प्रदान कर रहा है कि उनका वर्चस्व अगर बचेगा तो हिंदुत्व के झोले के तहत ही बचेगा, हिंदुत्व के टेंट के तहत ही बचेगा। अन्यथा जिस तरीके से 48 से 50% तक ओबीसी जातियां हैं, ये अब अपना अधिकार मानेंगी, और ये जब समानता का अधिकार मानेंगी तो ये समानता का अधिकार उनको दरअसल ये वर्चस्ववादी जातियों के विघटन से ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो समाज, जो सदियों से दरअसल गैर बराबरी पर आधारित है, जो समानता का विरोधी रहा है लंबे समय तक, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो जातियां हैं जिनको लगता है कि कम से कम आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनका वर्चस्व काफी हद तक बचा हुआ है। और जब तक उनको यह एहसास नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई में बीजेपी को रिप्लेस करने की स्थिति में पहुंच गई है,
तब तक वो इनकी तरफ नहीं आएगी। आज की तारीख में ये दिखाई नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं भी जो किसी अखिल भारतीय स्तर पर उनको रिप्लेस करती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि कितना भी आकलन कर लिया जाए, लेकिन ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है। उसको दिक्कतें पैदा हैं, उसकी नाराजगी भी है, लेकिन वो उनके साथ रहेगा। जो आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और जिसको बहुत तेज करना चाहिए, वो है मुसलमान, दलित और ओबीसी, जो ऑटोमेटिकली 80% की पॉलिटिक्स हो जाती है। अगर पीडीए का को अगर पिछले 5 सालों के अंदर अखिलेश यादव ने तेज किया होता उस लड़ाई को, उत्तर प्रदेश के एक किनारे दूसरे किनारे तक गए होते और आंदोलन को मजबूत किया होता, तो उनके सामने संकट आज की तारीख में नहीं होगा। आप 50% की राजनीति कर रहे हैं और आप का वोट 40% के आसपास नहीं पहुंच, इसका मतलब आपके करने में दिक्कत है। क्यों यादव के साथ कुर्मी कुशवाहा जातियां नहीं आ पाती हैं? क्यों नहीं आ पाती हैं? क्योंकि उनको आपसे डर लगता है। तो जब तक उनको ये नहीं बताना पड़े, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि दरअसल हम सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जब आप हमारे साथ होंगे तो सिर्फ एक जाति या एक तबके का ही वर्चस्व नहीं होगा, इस सत्ता में सबकी बराबर की भागीदारी होगी। अगर इस पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे तब तो इनको फायदा होगा। और अगर वो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक ऐसी कोशिश है जिसका कोई हासिल नहीं है। उनको आप बीजेपी के साथ छोड़ दीजिए। जब उनको लगेगा कि उनका वर्चस्व वहां खत्म हो रहा है, अब कहीं और वर्चस्व मूव कर रहा है, तब वो आपके साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। बहुत ही आप बहुत स्पष्टता के साथ में, बिना किसी हेर फेर और बिना किसी उलझन के आपने अपनी बातें रखी। और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया का पाठक, सोशल मीडिया का जो श्रोता वर्ग है, उस तक राजनीतिक संदेश पहुंचता है। जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व की कमियों और खूबियों की आपने व्याख्या की, वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में से वक्त निकाला। और इस उम्मीद के साथ कि बीच बीच में हम लोग ऐसी प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अभय जी।